मदर मैं समझ सकता हूँ, बेस्टेस्ट फ्रेंड। मैं समझ सकता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है व्हाइट प्रिंट में। और आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करा रहे हैं जिसकी जुबान पर इंकलाब रहता है। इंकलाब न केवल जुबान के स्वाद से बल्कि कलम के स्वाद से भी इंकलाब रहता है। राजनीति करते हैं लेकिन सामाजिक दायरे में और सामाजिक रीतियों से बहुत समय न लेते हुए सीधा आपसे रूबरू करा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका आनंद कांत भाटिया जी। आप, मुझे याद है कि मैंने आपको आज के इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया तो आपने मुझे 2-3 अपने कोई सामाजिक काम बताए थे। सामान्यतः आदमी ये कहता है कि मैं भाई बिजी हूं। इतनी साफगोई भी आज के समय में अच्छी तो नहीं है। नहीं, साफ गोई तो हमेशा ही अच्छी है। अगर आप व्यस्त हैं तो व्यस्त हैं। आपकी बात से सामने वाले को ये मैसेज बहुत ज़रूरी है देना, उसको आपकी बात पे भरोसा होना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि आप व्यस्त हैं तो आप वाकई में व्यस्त हैं। इसलिए साफ गोई को तो मैं हमेशा ही पहले प्रेफरेंस देता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं स्पष्ट रूप से बताएं कि मैं व्यस्त हूँ, खाली हूँ, आपको मिलना भी चाह रहा हूँ या नहीं मिलना चाह रहा हूँ, सो दैट कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, वो भी और हम भी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। आपसे अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट बात करेगा तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई ना कोई 2 उदाहरण उसमें जरूर लाएंगे। इसके पीछे का क्या कारण है? उनकी सोच, उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पित होना, अपना घर बार उस उम्र में त्याग करके ये सोच के बाहर आना कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए क्या करना है, उस सोच के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। जो उनका विजन जो है, लोगों का विजन 2047 के लिए अपने पोते पोतियों को लेके होगा, लेकिन उनका विजन राष्ट्र को किसी जगह पे पहुंचाने का है। वो जो सोच है, भले ही वो कामयाब कितने प्रतिशत होंगे नहीं होंगे उससे मायने नहीं रखता, लेकिन वो सोच से मायने रखता है। वो एक आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी, सिगरेट छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए आती है कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। जी बिल्कुल। ये जो सोच है वो एक दिन इस चीज़ को, राष्ट्र को हमारे वहाँ पहुँचाएगी, जिसके लिए मैं उनको दिल से साधुवाद करता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब एक व्यक्ति के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ठप्पा लगा रहता है तो उसके जो सामाजिक कार्य हैं वो भी उसके ही चश्मे से देखे जाते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं कमतर आंका जाता है। आप यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट है तो आपके जो सोशल कॉज हैं उनको भी उसी नज़रिए से देखा जाएगा कि भाई ये भाजपा का नेता है, क्या इसकी बात माननी है, कितनी माननी है? देखिए, ऐसा है कि ये ठीक है कि आप कहीं ना कहीं समाज से जब जुड़ते हैं तो समाज में राजनीति के संबंध होने भी बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, समाज की ग्रोथ के लिए ये सब कुछ हो तो समाज के लिए रहा है। आपकी आइडियोलॉजी भी अलग अलग रहती है, तभी पार्टियां डिफरेंट तरीके से बन के निकल के आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता, एक अगर कोई सांप है ना, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, तो जितना मर्जी आप उसको दूध पिला लें तो वो डंक ज़रूर मारेगा। लेकिन एक साधु के पास आप जाएंगे तो आपको हमेशा अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो हमारे जो बेसिक गुण होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ चलते हैं। आपको अपने गुणों को नहीं छोड़ना, लेकिन साथ साथ में अगर कड़वी दवाई खानी पड़ती है किसी बीमारी को दूर करने के लिए तो वो भी ज़रूर लेनी चाहिए। अब जैसे आपकी जब मैं बातों को देखता हूँ, उनको समझता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना चाहिए। वैसे तो हम सभी चूंकि एक स्पिरिट है तो हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन स्पिरिचुअली अवेकन्ड मैं समझता हूँ कि आप हैं। तो आप किस मूवमेंट से या अदर किसी आप संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी बिल्कुल। मैं सन 1996 से, मैं 96 में मैं दीक्षित हुआ था। मेरी एज उस समय जो है वो 30 कंप्लीट किए थे मैंने और 31st रन कर रहा था। उस समय मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ जुड़ा। स्पिरिचुअल तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं हूँ, क्योंकि उस लेवल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप पाथ को फॉलो कर जाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो जो वहाँ पे मिलने वाली शिक्षा है ना,
उसको आप अपने जीवन में उतारने, तो हमारे जो गुरु हैं वो एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको स्वयं किसी को ना बताना पड़े कि आप क्यों ऐसे हो। मज़ा तब आता है जब सामने वाला तीसरे व्यक्ति से पूछे कि इस व्यक्ति में ये बदलाव कैसा, और वो बताए कि ये फला जगह से जुड़ा है। वो जो इफेक्ट्स आते हैं ना, वो गुरु घर को और गुरु को दोनों को ही उत्तम श्रेणी में दिखाते हैं। दान में उत्तम दान कहा गया है रक्तदान। जी। और मैं अपने दर्शकों को आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं कि करीब 100 से ज़्यादा बार आप रक्तदान कर चुके हैं। जी, मैंने अभी तक कुल 106 बार रक्तदान किया। 106 बार। जी। तो कैसा प्राउड फील, कुछ तो होता होगा? नहीं, इसमें प्राउड फील करने वाली कोई बात नहीं है। रक्तदान मैंने बाय चॉइस लिया था, बाय सोच लिया था। मुझे कुछ ऐसे सज्जन मिले जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इसके लिए, और बड़ी अच्छी बात है कि आप कुछ करते हो, और जो चीज़ दान में दे दी ना उसके लिए कभी प्राउड नहीं करना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल सोच है, जो चीज़ आपकी रही नहीं उसके लिए कैसा प्राउड। आज जानकारी मेरी ये कहती है कि आज भी हमारे देश में करीब जो कुल डिमांड है ब्लड की, उसका 80% मिलता ही नहीं है। तो आप जैसे लोग निश्चित तौर पर, आप ये आपकी हम्बलनेस है कि आप उसको प्राउड ना करें कि लोगों के लिए तो आप एक ऐसी व्यक्तित्व हैं कि जिसको देखकर लोग ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित होते होंगे। नहीं, अच्छी बात है। सबसे पहले तो मुझे खुशी तब होती है जब आपके अपने परिजन जो है आपको देख के, या जो घबरा रहे थे उनको बताया कि यार मैं भी तो करके आता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो लोग जब आपको फॉलो करने लगते हैं, या आपके दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, अगर वो कहते हैं अंकल कुछ नहीं होता या होता है, तो उनको जब आप बताते हो और वो चाहते हैं, तो आपने ना एक वृक्ष को बढ़ा दिया और उसकी टाइनियाँ होगी। ज़रूरी नहीं कि हर टाइनिंग पे, हर शाख पे जो है वो फल लगे, लेकिन कम से कम पत्ते लगेंगे, छाया तो ज़रूर देंगे। बात आपकी ठीक है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन मैं फिर एक चीज़ पे लाऊंगा कि जब आप पॉलिटिकली मूवमेंट में हैं और आप जब देखते हैं कि एक व्यक्ति सुस्ता रहा था और वो आपके बराबर में से खड़ा होकर और वो आगे दौड़कर निकल गया, आप पॉलिटिकली आप उस चीज़ में नहीं जा पाए, विधायिका में नहीं जा पाए, क्या कभी इस बात का मलाल होता है? दूसरी बात इसी में सवाल है कि जब आपके दरवाजे पर सुबह सुबह दस्तक होती है और लोग अपनी समस्याएं, परेशानियां लेकर आते हैं, तो घर वालों का क्या उसमें रिएक्शंस होता है? देखिए, पहले प्रश्न का आपका जवाब ये कि आपके साथ के लोग जब आगे निकल जाते हैं। मैंने बहुत पहले, जो गीता प्रेस वाले हैं ना, इनकी एक बुक्स छपती है, तो मैं कहीं, वो आपको याद होगा, एक रेडी ये खड़ी करते थे वैन, उस पर बुक्स लगी होती हैं, तो मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था बीके चौक के ऊपर, तो वहाँ पे एक कैसेट कोई उनका चल रहा था। उसमें एक मैंने सुना, वो मुझे ध्यान भी नहीं है किसका था वो कैसेट, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि वो था। उसमें उन्होंने एक साधु की वो आ रही थी कि किसी साधु के कंधे पे रखी हुई शॉल लेके कोई भागा चोर, तो जब वो साधु है वो विपरीत दिशा में भागने लगे चोर से, तो जब वो चोर की विपरीत दिशा में भाग रहे थे तो लोगों ने, मेरे और आप जैसों ने उनको रोका कि साधु महाराज, आपका चोर उस तरफ गया है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो साधु ने बोला कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसका वहाँ इंतजार करूंगा, वो आएगा। तो उन्होंने पूछा वो तो वहाँ भागा, उसका इंतजार आप कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बोला वहाँ शमशान घाट है। अंतिम स्थान वही आना है। तो जो रेस में जहाँ भाग रहे हैं ना, ये कंपटीशन का दौर है। वो कहाँ कंपीट करते हैं, मैं उस कंपटीशन का ना कभी पार्ट था। मुझे हमेशा चाणक्य पढ़ना, चाणक्य को समझना, चाणक्य को फॉलो करना अच्छा लगता है। वन शुड बी किंग मेकर। हमारे यहाँ पे ना किंग्स बनने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, किंग मेकर कोई भी नहीं बनना चाहता। इसलिए वो मैंने आपको बोला ना कि मोदी बनना या मोदी को समझना मुश्किल है। उन्होंने आपके सामने बहुत से किंग बना दिए पिछले 10 साल में। उन्होंने खुद को, तो वो तो रहना उनकी मजबूरी है वहाँ कि मैं इस जगह पे हूँ, क्योंकि लीड करने के लिए तो कोई स्थान चाहिए। लेकिन वो जो किंग मेकर बनने में सुकून मिलता है ना, वो उसमें नहीं मिलता। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ। किसी के भी घर के अंदर आना जाना होता है, राजनीतिज्ञों के यहाँ पे अगर कोई आना जाना होता है तो उनको बहुत खुशी मिलती है कि मेरे यहाँ दरबार लगा रहे, लोग बैठे रहें, वाहवाही होती रहे, मेरा इंतज़ार करें, ये करें। मेरा ये मानना है कि किसी के पास भी कोई भी चल के जब आता है ना, वो बड़ी उम्मीद के साथ आता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। लगभग
5 वर्ष पूर्व मेरी माताजी का देहांत हुआ, उससे पहले वो घर पे जब होती थी तो मेरा ना कुछ सोने का समय बड़ा अपसेट सा है। जब दुनिया सोना स्टार्ट करती है मेरा काम वहाँ से शुरू होता है। तो क्योंकि वो एक एकांत का माहौल होता है, घर में भी शांति, बाहर भी हॉर्न वगैरह कुछ नहीं बज रहे, तो आप काम कर सकते हो। चिंतन लेखन उस समय ज़्यादा हो सकता है। कंसंट्रेशन के साथ आप काम तभी कर सकते हो। वो काम मैं करता था तो मेरी माताजी का जब सुबह उठ के आध्यात्मिक वे में कोई समय होता था तो वो मुझे देखने के लिए ना गेट तक मेरे आ जाती थी, लाइट देख के अभी सो रहा है जाग रहा है। एक दिन उन्होंने मेरे को टोका कि बेटा अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए, आप सारे का सारा समय अगर आने जाने वालों के लिए, उनके काम के लिए रात को भी जाग रहे हो तो अपने अपने शरीर को भी देखना है। मैंने तब उनसे एक प्रश्न पूछा था और उनको मैंने बोला था कि मम्मी अगर आप मेरे को इसका जवाब दे दोगे ना तो आपके जवाब से ही मैं आगे अपनी जीवन शैली चेंज कर लूँगा। तो हमारा जो मकान है उसमें 10 मकान गली के इस तरफ है और 10 मकान इस तरफ है, मैं बिल्कुल मिड में हूँ अपनी गली के। मैंने उनसे पूछा सिर्फ एक ही सवाल, मैंने कहा माता जी जब कोई भी आता है मुझसे मिलने, मान के चलो वो दूर दराज कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इस गली में जब मुड़ता होगा तो वो 10 मकान इधर से भी छोड़ता है और अगर उस डायरेक्शन से आए तो वहां से भी 10 मकान छोड़ता है। आप ये देखो कि वो 10 मकान छोड़ के 11वें में चुन रहा है आके कि मुझे यहाँ काम है। तो आपको उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि उसने हमें किसी की मदद के लिए चुना है, नहीं तो दुनिया बाहर बस रही है। तो उस दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि अब मैं तेरे को इस मामले में कुछ भी नहीं कहूँगी, और वो सेवा चल रही है। अच्छा, माँ की बात आपने करी है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी अपनी माताजी के साथ ये जो फीलिंग है ये कैसी थी क्या? क्योंकि माँ के बारे में जितना बोला जाए कम है, वो लोग शायद अपनी माँ को रिलेट कर सकें आपसे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जी, मेरी मदर, मैं समझ सकता हूँ, बेस्टेस्ट फ्रेंड, मैं समझ सकता हूँ। मुझे जीवन में उतना अच्छा मित्र मिले। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आदमी इमोशंस में होता है तो। और माँ के बारे में मैंने कहा ना जितना कहा जाए कम है। और मैं जैसा कि अक्सर कहता हूँ कि हर जीव के अंदर एक संबंध है, केवल शाश्वत संबंध माँ है। कोई जीव इंसान के अलावा पिता को याद नहीं रखता। आप किसी जीव में चले जाइए, माँ आपको अपने बच्चे से लाड करती हुई दिखेगी। माँ शाश्वत संबंध है, तो मैं इस बात को मान सकता हूँ। इसमें इमोशन का टाइम है, मैं किसी ऐसी चीज का अफसोस है जीवन में, किसी को कुछ कह दिया था, किसी की मदद नहीं कर पाए थे, कभी उसका उंगली पकड़ लेता तो यार उसकी जिंदगी का ऐसा हो जाता, या उसको ऐसा ना कहता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मेरे जीवन का, जो अक्सर मुझे कटोचता भी है लेकिन समझने के लिए भी उसमें बहुत कुछ था। जब मैं आध्यात्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, बहुत शरारती था मैं अपने कॉलेज टाइम में भी। शादी हुई, बच्चे थे छोटे, बहुत गोद में थे। कितनी पढ़ाई की आपने? अब मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके। उसमें शादी होने के बाद बच्चे थे छोटे, तो इनको जू लेके जाना था एक दिन। तो मेरे एक दोस्त की फैमिली, दिल्ली के चिड़ियाघर। जी, मेरे दोस्त की फैमिली और मैं, हम दोनों फैमिली में, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, मेरी कार थी और हम लोग जा रहे थे कि हम बच्चों को जू लेके जा रहे। तो एग्जैक्टली बीके चौक और आप ये समझ लीजिए एयरटेल के जो ऑफिस वगैरह हैं, ये मेट्रो मोड़ क्रॉस करके हम लोग गाड़ी में थे। तो आगे हमारे एक ट्रक जा रहा था, उस पर कोई सरदार जी थे जो साइड में स्कूटर से उन्होंने ओवरटेक करने के लिए हॉर्न बजा के मांगी साइड, और वो ट्रक ने उनको साइड दी। अब ट्रक के आगे कुछ आ गया था या क्या था वो नहीं समझ आया, उस ट्रक ने वापस ले लिया। तो वो फुटपाथ के और उसके बीच में से क्रश करता हुआ स्कूटर जो है सरदार जी का इम्बैलेंस होते होते बचा, और बचने के बाद सरदार जी लड़खड़ा के फुटपाथ के ऊपर थोड़ा सा हो गए। मैंने उस हॉर्न दे के उस गाड़ी वाले को किया, लेकिन ट्रक वाला कहीं रुक नहीं रहा था। तो मैं बीके चौक तक पहुंच के, मैंने वहाँ पे जो जगह मिली तो गाड़ी उसके आगे लगा के मैं उतरा। उतरने के बाद मैं उस ट्रक ड्राइवर के पास गया, तो उसने वो अपनी खिड़की में से खोल के अपना पाँव इधर कर दिया और मेरे को उसने बोला
कि क्या हो गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई वो तू नीचे उसको छोड़ा है, गिरा गया, साइड दी थी तो तू ब्रेक भी तो लगा सकता था, और उसने एकदम से पलट के गाली दे दी। अच्छा। कि ऐसे वो जैसे वो ड्राइवर्स की लैंग्वेज होती है उस तरीके से उसने कुछ भी बोल के वो निकाल दिया। बहुत गुस्सा था मेरे अंदर उस समय, उस एज में कह लीजिए, या वो शायद जीवन को उस तरीके से अभी समझ नहीं पाए थे। तो ट्रक ड्राइवर की सीट के नीचे ही एक वो स्टार्टिंग वाला हैंडल होता है, वो पड़ा था, वो मैंने निकाल के उसके पाँव में मारा था। उसका पाँव कितना टूटा, क्या टूटा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हिट करके अपनी गाड़ी में बैठ के आ गया। उसका मलाल मुझे आज भी जीवन में रहता है। साफगोई और सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस ये जीवन को उन्नत स्थान देते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निश्चित तौर पर वो जगह देते हैं जो जगह बहुत सारी किताबें पढ़कर नहीं मिल सकती। वो बात अपने जहन में अगर कचोट रही है तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक छोटी गलती हुई है तो उसके सामने एक बड़ी सी इमदाद कर दो समाज में कि वो दब जाए, तो इतनी आप सोशल कॉज करते हैं तो नहीं दबी है, ये आपकी ह्यूमन फेस दिखाती है। पूजा पाठ का क्या आपके जीवन में, एक मंदिर का, एक पारंपरिक जो पूजा पाठ है, क्योंकि आप राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, उनका क्या जीवन में आपका योगदान है या उन्हें आप कैसे समझते हैं? नहीं, बहुत अच्छा योगदान है जी। ऊपर वाले की रहमत है कि उसने एक ऐसे गुरु से मिलवाया जिन्होंने सही रास्ते लगाया। हमारे यहाँ पे स्पेशली या स्पेसिफिकली पूजा का कोई नियम नहीं है, लेकिन ये है समय, यानी कि कोई निश्चित नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चुना गया समय है वो वही जो सुबह का एक अच्छा समय, शांत समय रहता है वो है। तो 3:30 ऑनवर्ड्स आपको 2.5 घंटे का हमें मिनिमम जो है एक शिक्षा दी जाती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 2.5 घंटे, यानी कि जिसको हम दसवंत बोलते हैं, अपनी पूंजी जो सांसों की पूंजी है उसका 10वां हिस्सा आप वहाँ दें। लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए, और वो मैं जितना मेरे पे हो पाता है तो मैं वो करता हूँ अपनी तरफ से कोशिश। कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, मुझे परमात्मा की तरफ से जो आशीष मिला वो 3 बच्चों का मिला। 2 मेरे साहिबजादे हैं, एक बड़ा एक छोटा, बीच में उन दोनों के एक बहन है। बिटिया मेरी स्कूल टीचर हैं, वो शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं उनके, और बड़ा बेटा जो है मैकेनिकल इंजीनियर है वो भी। छोटे वाला जो है वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में दिल्ली। तो तीनों ही बच्चों ने अलग अलग फील्ड चुना और अपनी मर्जी से चुना। मेरा ये भी मानना है कि आपको बच्चों को भी ये लिबर्टी देनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ना क्या करते हैं कि लालागिरी अगर मैंने करी तो मेरा बेटा भी लालागिरी करे। मैं अगर लॉयर हूँ तो मेरा बेटा भी लॉयर बने। मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा ही बने। तो मैंने जब पहले बेटे की बारी आई तो उससे पूछा था कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो उसने बोला मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाऊँगा। तो चॉइस वॉज हिज। मैंने बोला ठीक है जी आप करो। बिटिया की बारी आई तो उसने मेरे को बोला कि मैं अपना कॉमर्स फील्ड लूँगी, तो उसने वो लिया। तीसरे ने जो है ह्यूमैनिटीज़ चेक किया तो वो ह्यूमैनिटीज़ में गए। तो जब बच्चों को आप लिबर्टी टू लिव देते हो, हमें भी चाहिए होती है ना, जब उनको हमने दी तो उन्होंने फील्ड चुन के अगर आए तो आज वो एक तो लाइबिलिटी नहीं बने हमारे, हमें अपनी लाइबिलिटी हम बन सकते हैं उन पे, लेकिन वो कहीं नहीं बने और अपने फील्ड में एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, समाज में ना एक बहुत ड्रिफ्ट आ गया है। इकलौती हमारी ऐसी पीढ़ी है जिसने 5 पीढ़ियों के साथ काम किया है, अपनी वाली के अलावा 4 और, दादा दादी, नाना नानी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ। ये हमारी खुशकिस्मती है जी। तो वो जो समय हमें मिला उसमें हमें हर जनरेशन से सीखने को कुछ मिलता है। जो परिवारों का एक जुड़ाव होता था ना, वो अब देखने में नहीं मिलता है। नहीं, अब की जनरेशन सीखना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप सिखाना चाहो तो वो सीखना भी चाहती है। हम लोग अपने बच्चों को किसी प्रकार से समय ही नहीं दे रहे। या तो वो हमें, खासकर जो 30-40 साल वाले पेरेंट है ना, नहीं ये सभी में है। ये ना इंडिविजुअल की सोच है। हाँ। एक जना चाहता है, मेरी वाइफ को ये है कि सारे बैठ के इकट्ठे खाना खाओ, तो वो सबको इकट्ठा खिलाएगी।
अगर वो ये कहने लगेगी कि मेरे से बार बार मुझे कोई तरह तकलीफ नहीं होती, आप आए आप गर्म खाओ, आप आए आप गर्म खाओ, तो वो करना चाहेंगी। तो ये चीज ना स्टार्ट जो है किचन से और अपने घर से ही होती है। पहले आप क्या करते थे कि परिवारों के लोग इकट्ठे बैठते थे और वो रात को जब बड़े घर के आ जाते थे तो पहले उनको खिलाते थे। फीमेल कैरेक्टर सारी सर्व कर रही हैं, कोई बर्तन ला रही है, ले जा रही है, कोई सब्जी डाल रही है, कुछ डाल रही है, और वहाँ पे जो परिवार बैठ के आता था तो पूरी दिनचर्या एक दूसरे की समझी जाती थी। अब क्या होता है कि मैं अपने बेडरूम में खाना खा रहा हूँ, बच्चे अपने बेडरूम में घुस गए, हम लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे। लेकिन मेरा मानना है इंटरफेरेंस उतना बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के बारे में इतना तो जाने कि आज इसने दिन में क्या किया। वो इंटरफेरेंस नहीं, हम उल्टा चल रहे हैं। ये तो हमें जानकारी नहीं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब वो खड़े होके आ जाते हैं तो हम कहते हैं भैया मेरे को इतने पैसे चाहिए या इतने तेरे को क्यों चाहिए। वो झगड़े तो हमने बना लिए। वो जो दूरियां हैं ना वो हमने खुद क्रिएट करी हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, जिस समय मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करी, और ये गवाही आपको वही दे देंगे, मैंने 1 साल के अंदर अंदर उसको ये समय दिया कि आप अपनी फैक्ट्री संभालो, और मैं बाहर आ गया था जी। मेरा मानना है कि मैं डाकिया था, उसके दादा ने मुझे वो फैक्ट्री दी थी और मैंने हैंड ओवर कर दी। उनको देने के बाद आप यकीन मानिए आज तक मैं अपनी उस फैक्ट्री में पिछले 11 साल में सिर्फ 2 बार गया हूँ, अपने बेटे के बुलावे पर। एक दिन अकाउंट्स का कोई काम था तब, और एक दिन उनके किसी मित्र को एक इंश्योरेंस का कुछ समझना था तो उसके लिए मैं उनके पास गया। अदरवाइज मैं उस फैक्ट्री में कभी नहीं गया। ना मुझे पता है वो कहाँ से परचेज कर रहा है, ना किसको सेल कर रहा है, क्या वो बना रहा है। हाँ, वो कोई चीज़ नहीं खरीदता, मशीन खरीदता, मुझे व्हाट्सएप करता है कि पापा ये देख लो मैकेनिकली ये सब ठीक चल रही है, क्योंकि मैं उसी फील्ड से रिलेट करता हूँ। तो उन्होंने वो पूछना ज़रूरी होता है। अदरवाइज जब आप अपने बच्चों को लिबर्टी देते हो ना, हम लोग उनको अपनी सोच से ढालना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ग्रोथ अगर आपने देनी है ना तो आप बच्चों को विजन दो। एक मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं कि सर्कल्स जो होते हैं ना वो आपको सीमित कर देते हैं, लेकिन विजन जो है ना वो आपको फैला के लाता है सबको। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक होनहार बच्चे ने आपको फैक्ट्री नहीं आने दिया। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज के इस समय में मुझे जो औलाद मिली जी बेहतरीन। मेरी जानकारी कहती है कि आप बॉडी डोनेशन कर चुके हैं जी, और इस मामले में आपने बच्चों की एक नहीं सुनी है। आप कहते हैं उनको उनकी लाइफ जीने दे, आपने उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया। नहीं, ऐसा था कि मैंने अपनी ऑर्गन्स डोनेट किए थे 98 में अपोलो हॉस्पिटल में। मेरे एक मित्र वहाँ एडमिट थे और हम लोग 5-6 महीने वहीं रहे थे उनके साथ। तो वो जो 5-6 महीने कटे थे तो वहाँ ऑर्गन डोनेशन का वो नया नया प्रचलन उस समय हुआ था, तो उसको समझा वहाँ डॉक्टर से और वो हमने किए। लेकिन फिर जब बॉडी डोनेशन का आया तो वो हमारे अपने सत्संग घर से ही 10 साल पहले स्टार्ट हो गया था। तो जब वो स्टार्ट हुआ तो हमने तब यहाँ पे फुल बॉडी डोनेट करी। और ये आप सही कह रहे हो कि मैंने अपने बच्चों को वो राइट नहीं दिया, मैंने किसी को भी वो राइट नहीं दिया, क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि आपकी बॉडी ने वहाँ जाके, धर्म भी यही सिखाता है हमारा, स्पिरिचुअलिटी भी यही समझाती है कि उसने तो जाके खत्म हो जाना है, और लेकिन वो किसी के काम आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था उनसे कि आप प्रिक्योर करते हैं बॉडी को, इस बॉडी का आप क्या करते हो, ऑर्गन्स तो जो यूज हो गए वो हो गए। तो उन्होंने बताया कि आपकी बची हुई उस बॉडी को 3 बार खोला और स्टिच किया जा सकता है। वो हम उन लोगों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए करते हैं जो मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, या वो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना चाह रहे हैं। वो बच्चे होते हैं जो मेडिकल लाइन के अंदर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो डमीज के अंदर समझाना और बॉडी के ऊपर एक्चुअल में समझाने में डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं कि आपकी अगर खाल का एक एक चीज भी इस्तेमाल हो सकती है ना, इस उसके लिए, सिस्टम के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, तो ये भी अपने आप में एक छोटा सा राष्ट्र प्रेम है। अगर वो मोदी जी किसी लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो अगर उसमें आप भी इतना सा योगदान कर देते हैं, तो जब सोच बदलेगी तो देश जरूर बदलेगा। सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। पीएम मोदी को जोड़ते हैं अपनी बातों से, उनकी फिलॉसफी को अपने जीवन में रखते हैं। आप सुन रहे थे आनंद कांत भाटिया को, जिन्होंने 106 बार रक्तदान किया और आखिरी में देहदान किया, और परिवार को भी उसके लिए मनाया होगा। और आपने उनके इमोशनल क्षण भी देखे और वो समय भी देखा
जब उन्होंने अपने जीवन में किए हुए किसी करने को आज स्वीकार किया है। इसी प्रकार की किसी और कड़ी में आपको किसी विशेष सक्सेस से मिलवाएंगे। सर, आपने हमसे बात की, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।